हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। आपका फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। आज हम आपका इसमें अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे और जैसा पता है कि अध्याय 4 तक हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। हमने वनों को और वन्य जीवों के बारे में पढ़ा कि कैसे अंग्रेजों ने लॉ बनाया, कैसे उसमें रिफॉर्म किया, लोग कैसे प्रभावित हुए, कैसे लोगों में और उपनिवेश के खिलाफ संघर्ष हुआ। इंडोनेशिया में देखा कैसे आपके डच बैठे हुए थे, उनकी स्थिति थी। इन सबको आपस में हमने बड़े इंटरकनेक्ट करके आपस में देखा, पढ़ा और समझा। फिलहाल इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि आधुनिक विश्व के 4 वाहे। जो आधुनिक मतलब हो गया आपका मॉडर्न समय में जो भी आपका विश्व के 4 वाह हैं, जहां आपका जानवर आपका चराने के लिए लोग आते हैं, वो ऐसे प्लेस कौन कौन से हैं, क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक दृश्य आपके सामने है, आप इसे गौर करके देखिए और ये दृश्य आपको दिखाई देगा और आपको यकीन मानिए ये दृश्य आपके जान पहचान सा लगेगा, जाना पहचाना लगेगा। क्लियर है? कैसा लगेगा आपको? जाना पहचाना लगेगा। देख लिया? तो कुछ कुछ आपको बुग्याल सा नहीं लग रहा, जो हमारे बुग्याल होते हैं उन जैसा? क्यों? देखिए, कह रहे हैं कि पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ें। बुग्याल आप जानते हैं घास के मैदानों को बोलते हैं, जो ऊंचे समतल या छोटी जो घास होती है। उत्तराखंड में उन घास के मैदानों को बुग्याल बोला जाता है। कह रहे हैं कि बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक चरवाहा है। कैसा है? प्राकृतिक आपका चरवाहा है। जाड़ों में बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे हरे भर जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी में तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। कह रहे बेसिकली होता क्या है, 12,000 फीट है तो 12,000 फीट है यानी कि महान हिमालय के आसपास की स्थिति होगी मेरे प्यारे बच्चों। और अगर महान हिमालय है तो आप जान सकते हैं कि वहां पर बर्फ आपकी हमेशा पड़ी रहेगी या नहीं रहेगी। कुछ कंडीशन है उसमें भी। जब आपका नवंबर दिसंबर या अक्टूबर से बेसिकली मार्च तक आपका बर्फ का सीजन है, फिर अप्रैल के बाद बर्फ आपकी पिघलनी शुरू होती है, तो मई जून जुलाई अगस्त तक क्या होता है, यहाँ एक बहुत अच्छी घास बन जाती है। इसमें बाप के तरह तरह की घास होती है, अलग अलग जड़ और जड़ी बूटी बनती है और मानसून तक चरवाहों में घनी हरियाली छा जाती है। कि जब तक मानसून आए ना तब तक उससे क्या हो जाती है, घनी हरियाली जो है वो आपका छा जाती है। ठीक है? और चारों तरफ फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। कैसे खिलते हुए दिखाई देते हैं? फूल जो है आपका खिलते हुए आपका दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि इस अध्याय में हम आप घुमंतु चारवाओं के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे जो घुमंतु चारवाह हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं। कैसे हैं? ये जो आपके चारवाह हैं ये आपका कहीं भी आपका स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। एक जगह टिक के ना रहने का मतलब है कि वो लोग क्या है, स्थायी नहीं है। ठीक? बल्कि रोजी रोटी के लिए जुगाड़ में वो घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चारवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चारवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरी के रेवड़ या झुंड होता है तो किसी भी पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या रहते हैं? किसी के पास ऊंट होंगे या जो अन्य मवेशी हैं वो आप क्या रहते होंगे। क्या उन्हें देखा है कि कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहां से आएंगे और कहां जाएंगे? आपको क्या पता है कि ये वे कैसे होते हैं, इनकी आमदनी का साधन क्या है और इनका अतीत क्या था? ये पूछ रहा है कि ये सब क्या है, अतीत क्या है, इनके विषय की हम बात कर रहे हैं। कह रहे चारवाह को इतिहास की पुस्तकों में विरल जगह मिली है। कैसी मिली है? जो चारवाह है, चारवाह मतलब जो अपने जानवरों को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जब भी आप अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे
के बारे में पढ़ेंगे, फिर यह इतिहास की कक्षा में या अर्थशास्त्र में सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ा जाता है। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ना को मिलता है, लेकिन चारवाह के बारे में पढ़ने लिखने के लिए कुछ ज्यादा आपका नहीं मिलता है। कह रहे जो चारवाह हैं उनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए आपका नहीं मिलता है। क्लियर है? यानी कि जो चारवाह हैं उनके बारे में कोई खास जानकारी आपकी नहीं मिलती है। मानो कि उनकी जिंदगी का मतलब ही ना हो, और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जब उनके बारे में कुछ ना मिलता है कि शायद उनकी जिंदगी ना के बराबर है, ना के मतलब है पर हमें कोई मतलब है नहीं। लेकिन क्या ये चारवाह भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग नहीं है? क्या ये कृषि के भाग नहीं है? क्या नहीं है? ये सब कुछ है, लेकिन हम इतना गौरतलब तरीके से उनको अच्छे से हम इनको नहीं पढ़ते हैं। जितना महत्व हम और चीजों को देते हैं, उनको हम वो महत्व आपका नहीं देते हैं। मानो कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। कह रहे हैं क्या है? वे ऐसे हैं कि आज की आधुनिक दुनिया में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। उनका दौर बीत चुका है। उनका जो दौर है वो कैसा है आपका? बीत चुका हो। ठीक, इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चारवाही का जीवन कितना महत्व है, और आप देखेंगे कि इस समय में जो आपके चारवाह हैं उनका जीवन में कितना महत्व है, इन थोड़ों को देखेंगे। आप यह भी जानेंगे कि उपनिवेश ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है। इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों को किस तरह से सामना किया है। इस भाग का हम पहले भाग और उसके बाद अफ्रीका के चरवाह भाग की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। ऐसे करेंगे, उनकी जिंदगी का हम लोग आपका अध्ययन करेंगे। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरी, पहाड़ों की बात करें कि पहाड़ों में कैसे आपका जो है चारवाह हैं जो अपने पशुओं को चराते हैं, उनके विषय की हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा, और हमको अच्छे से आपका दिखाई भी देगा। कह रहे जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर अब तो क्या है? अब तो यूटी है, पहले स्टेट था, ध्यान रखिए अब क्या है? यूटी। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के गुज्जर, ये एक कास्ट है वहां, और दूसरी है बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवाड़ रखते हैं। रेवाड़ मतलब होता है झुंड। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारवाह की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आ गए थे। कह रहे ये लोग कब आ गए थे? भटकते भटकते आपका 19वीं सदी में भारत आ गए, ऐसा उनका कुछ मानना है। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यही होकर रह गए, यहीं बस गए। और क्या करें, इसके बाद गर्मी सर्दी के हिसाब से अलग अलग चारगांव में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से ढक जाती है तो वो आपका शिवालिक हिमालय में आकर अपना डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों के निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां उनके जानवरों के लिए चारवाह बनती हैं, और अप्रैल के अंत तक उत्तर दिशा में जाने लगे। गर्मियों के चारगांव के इस सफर में कई परिवार काफिला बन गया और साथ साथ आपके चलते रहे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए जम्मू कश्मीर की घाटियों में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मी शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी परत पिघलने लगी और चारों तरफ क्या है? हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घासों से मवेशियों का पेट भी भर जाता और उन्हें सेहतमंद खुराक मिल जाती। सितंबर के अंत तक बकरवाल एक बार फिर अपने बोरिया बिस्तर समेटने लगे, और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चलने पड़े। जब पहाड़ियों की नीचे की चोटी बर्फ जमने लगी तो वो नीचे पहाड़ियों में शरण लेते। यानी कि जिस तरह से अगर बर्फ की चोटियां आपकी बनती और फिर वापस कहाँ आ जाते? नीचे की तरफ।
यानी कि उन्होंने अपना ऋतु प्रवास बनाया। गर्मियों के समय में वो कहाँ रहते? पहाड़ों की चोटियों पर। और सर्दियों के समय कहाँ रहते? जो आपका फुटी हिल रीजन है, हिमालय का जो आपका नीचे वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र में उन्होंने अपना बसेरा अपना बना लिया। क्लियर है? पहले आप इतना देखिए, तो इसमें क्या था? घुमंतु चारवाए और उनकी आजीविका। पढ़े पहले आप, कोई डाउट हो तो पूछिए। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। अब कह रहे हैं कि पहाड़ों के पास, जो थोड़ा देखते हैं, कह रहे हैं कि पास के पहाड़ों में चारवाओं को एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। आपने सुना होगा गुज्जर, बकरवाल और गद्दी, ये तीन लोग बेसिकली जम्मू हिमाचल में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। कैसा? सर्दी और गर्मी के हिसाब से जो उनका प्लेस है ये उसको चेंज करते हैं। ठीक है? और वे भी शिवालिक और निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चरते हुए जड़ बताते हैं। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं। पूरी गर्मियां माहौल लाहौल स्पीति में बिता देते हैं और जब बर्फ पिघलती है तो ऊंचे खुले दर्रों में जाते हैं और उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ी पर स्थित घास के मैदान में जहां पहुंचते हैं। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं और वापसी में स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच वे गर्मी की फसल काटते हैं, सर्दी की फसल की बुआई करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ से वे अपने रेवड़ यानी कि लेकर शिवालय की पहाड़ियों की जड़ों वाले चारगांव में चले जाते हैं और अगली अप्रैल में भेड़ बकरी लेकर दोबारा गर्मियों के चारगांव की तरफ आपका रवाना हो जाते हैं। अब देखिए, इस तरह से आपने देखा होगा ये लोग अपने घर बनाते, देख रहे हैं? देख लिया? ये घर है इनका, बड़ा सुंदर है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बाप के हिमालय पर पहुंच गए ऊपर, अब क्या करेंगे? ये वापस जो जानवर है वो उनके चरेंगे, तो ये ऐसे घास फूस के घर बनाकर उसके अंदर अपना रहना वहना करते हैं। कह रहे कि मध्य गढ़वाल में ऊंचे पहाड़ों पर एक गुज्जर मंडप है। ये गुज्जर गडरिये और बुग्याल में मिलने वाले रिंगल यानी कि एक तरह की पहाड़ी बांस है और घास के बने मंडप में रहते हैं। इन मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता है। यहाँ गुज्जर घी निकालते हैं और उसको बेचते हैं। हाल ही के सालों में बसों और ट्रकों से भरकर दूध ले जाने लगे हैं और ये मंडप लगभग 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंस ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती, भैंस ज्यादा हाइट आपका नहीं चढ़ती। तो इस तरह से ये मंडप नुमा में आपके जो गुजर लोग हैं ये आपका बेसिकली यहाँ रहते हैं और आपने देखा होगा इनके घर कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? कभी अगर आपको देहरादून से और दिल्ली जाने का मौका मिले तो जैसे ही आप देहरादून से शिवालिक हिमालय आपका पार कर रहे होंगे मोहन वाला क्षेत्र, तो वहां आपको ऐसे बहुत सारे घर आपको देखने के लिए मिलेंगे। या आप हरिद्वार से आप जाओगे नजीबाद की तरफ तो तब आपको दिखाई देगा जो श्यामपुर वाली बेल्ट है वहां पर ये ऐसे बहुत सारे जो हैं आपको दिखाई देंगे। उधर अगर कुछ मिल सकता है तो शायद ये नैनीताल के आसपास में शायद मिल जाए, ये मुझे कंफर्म नहीं है इतना, लेकिन इसमें दोनों बेल्टों में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए, ये कैसे करते हैं ऋतु प्रवास। इस तरह से ये देखिए कैसे इनकी पूरी भेड़ बकरियां बैठी हुई हैं, खुद आपस में ये सब लोग बैठे हैं एक साथ। क्लियर है? चलिए आप दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, अपने भेड़ों की इनकी ऊन जो है ये बेसिकली उतार रहे हैं। देख लिया? अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, गद्दी भेड़ों का ऊन उतारते हैं। दिसंबर तक गद्दी ऊंचे मैदान से
नीचे आ जाते हैं और रास्ते में कुछ समय रुकते हैं तो अपनी भेड़ों की ऊन उतारते हैं। ऊन काटते समय भेड़ों को नहलाते धुलाते और साफ करते हैं। ये ऊन है, वूलन है। ये क्या कर रहे हैं, ये इनसे उतारते हैं, फिर इनको बेच देते हैं और इनका एक कमाई का, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आइए जरा उत्तर पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं के गुर्जर चारवाह सदियों के भावर में सूखे जंगलों को साफ और गर्मियों तक घास के मैदान बुग्याल की तरफ चलते हैं। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों तक आए और इन्हीं के बाद में यहाँ बस गए। क्या हुए? इसके बाद में ये आए और यहाँ बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारगाह बदलते रहने वाला यह चलन हिमालय में पर्वत में रहने वाले बहुत सारे चारवाह समुदायों को दिखाई देता है। यानी कि दाएं बाएं रहते हैं, ऐसे नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं पहुंचना है इनको। हर साल ये छोटा मोटा अपना दाएं बाएं शिफ्टिंग ये करते हैं। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग इस तरह के चारवाह थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते हैं। यानी कि जैसे आपका क्लाइमेटिकल कंडीशन होगी, ये अपने आप को इसी हिसाब से चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और कह रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारवाह को बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपके घास के मैदान पड़ते हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है? जब एक चारगाह हरियाली खत्म हो जाती है या इस्तेमाल करने के कबीले के रंग नहीं रहती, तब वे और किसी चारवाह की तरफ आगे जाते हैं। इसी आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाता है। कैसे होता है? जरूरत से ज्यादा जो इस्तेमाल है उसका भी आपका ये क्या है, आपका बच जाता है और उनमें दोबारा हरियाली और जिंदगी जो है आपका लौट आती है। यानी कि ओवर उनका क्या नहीं होता, एक्सप्लोटेशन, मतलब ज्यादा उनका चरण नहीं होता और घास स्थल कैसे हैं आपके बचे रहते हैं। तो ये उसका बेनिफिट भी है। थोड़ा सा जानकारी हमें दी है और कह रहे हैं कि 1850 के दशक में जेसी बॉन्ड ने कांगड़ा के गुजरों का वर्णन इस प्रकार से किया कि पहाड़ों में रहने वाले गुजर शुद्ध चारवाह कबीले के लोग हैं। वे कभी ना के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरी होती है तो गुजर गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं। दूध, घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी तरह की चीजें बेचकर अपना पेट भरते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने जाते हैं और कई बार हफ्तों हफ्तों तक नहीं लौटते हैं। इस बीच वे जंगलों में अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधों पर डालियां लादकर रोज बाजार जाती हैं और उन हांडियों में दूध, मक्खन और घी आदि होता है। वे सिर्फ इतनी चीज ही बाजार में ला पाती हैं जितनी घर चलाने के लिए क्या हो, काफी हो। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवाड़ों को लेकर प्राय ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बस्तियां घास मिली हैं और वे शीतोष्ण यानी कि ज्यादा ठंड वाले और न ज्यादा गर्म वाले, शीतोष्ण का मतलब है न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है, मौसम के हिसाब से खुद को ढालते हैं। लेकिन इन जहरीली मधुमक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीना मुश्किल कर देती है। गर्मियों के महीने में क्या होता है कि बहुत सारी मक्खियां जो है उनके जानवरों को लगती हैं और जो बड़ा दिक्कत ही है। शीतकाल में ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, टेम्परेचर है तो मच्छर मक्खर ये तो कुछ होता नहीं, मक्खी वगैरह ठंड में सब मर जाती है। तो ये एक उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट दी थी। लेकिन ये घर बड़ा यूनिक लगता है अगर आपको कभी इसमें जब बैठिए और बहुत ठंडा होता है। ठीक है, चलिए अब एक दूसरी प्रवास है। एक तो ये हमने देखा है हिमालय का प्रवास, एक थोड़ा इस प्रवास को भी देखिए कहाँ का हो सकता है। चलिए अब इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट कुछ क्वेरी हो आप मुझसे पूछिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो, किसी कोई क्वेरी हो। देख लिया ऊपर, किसी का कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई डाउट किसी का, किसी बच्चे का भी क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ जाए। अब बात करेंगे थोड़ा सा जो हमारे प्लेट्यू रीजन है, पठार है, कुछ प्लेन है और कुछ आपका रेगिस्तान जो आपके मरुस्थल वाले हैं, क्या वहां भी हमारे चारवाहा मिलते हैं या सिर्फ पहाड़ों में ही है, कैसे हैं? आइए इनको देखते हैं और थोड़ा सा इन पर आपका विचार करते हैं। क्या केवल पहाड़ों में दिखाई देते हैं और जगह अगर है तो वो किस रूप में? अब देखिए, चरवाहे जो हैं सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, वे आपका पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। यानी कि जो अपने जानवरों को भोजन के लिए, उनको घास के लिए जो आपका लेकर जाते हैं, वो केवल कैसे पहाड़ों में नहीं है बल्कि कहाँ कहाँ मौजूद और है। तो जो हमारे पठार हैं, प्लेन है और जो रेगिस्तान का एरिया है वहां भी है। तो यानी कि पहाड़े से अलग कहाँ मिल गए हमारे को, कि हम केवल ये नहीं कह सकते कि जो आपका क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है केवल वहीं मिल रहे हैं, नहीं, ये आपके पठारों में भी है, मैदानों में भी है और आपके रेगिस्तानों में भी है। क्या इनकी रहने की कंडीशन और जीव जंतु अलग होंगे? तो बिल्कुल, ज्योग्राफिकल हिसाब से ही वो सब चीजें मैनेज होती हैं। अब कह रहे हैं धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चारवाहा समुदाय 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर गडरिये आपका चरवाहे थे। ठीक, हाल ही के कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते हैं, जबकि कुछ भैंस पालते हैं। धर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के पठारी भागों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बेसिकली इनका क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र का, जो आपका प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन मतलब मैं आपको पठारों के बारे में बता चुका हूं। ये पठार कैसे होते हैं? आपका जो पर्वत है उनसे नीचे होते हैं, समुद्र तल से उठे होते हैं और ऊपर से कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। उनको बोलते हैं हम क्या? पठार। और कह रहे हैं कैसे? एक अर्ध शुष्क इलाका है, सेमी ड्राई एरिया है। बिल्कुल ड्राई तो नहीं होगा, ड्राई हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी बन जाएगा। जहां बहुत कम बारिश होती है और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं है, चारों तरफ आपके कटीली झाड़ियां होती हैं। ठीक, यहाँ बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा और कुछ नहीं उगता। मानसून में यहाँ पट्टी धरगरों के जानवरों का एक विशाल चारागाह बन जाती है। अक्टूबर के आसपास धंगर भागार बाजरे की कटाई करते हैं और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ आपका चल पड़ते हैं। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाकों में जाकर डेरा डालते हैं। अच्छी बारिश, उपजाऊ मिट्टी की बदौलत बस इलाके में खेती खूब होती है। कोंकणी किसान भी चारभाओं को दिल खोलकर स्वागत करते हैं। जिस समय धगर कोंकण पहुंचते हैं उसी समय कोंकण के किसान खरीफ की फसल काटते हैं और अपने खेतों में रबी की फसल को द्वारा होता है। ठीक है, फसल काटते हैं और दूसरी फसल आपका बोते हैं। धगरों के मवासी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची खुची ठूठों को खाकर उनका गोबर खेतों में खाद को मिल जाता है। कोंकणी किसान धगरों को चावल भी देते हैं। उन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते हैं क्योंकि वहां तरह तरह के बहुत अनाज कम होते हैं। मानसून की शुरुआत होती है और धंगर, कोंकण और टकेल छोड़कर सूखे पठार की तरफ लौट जाते हैं क्योंकि भेड़ गीले मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, भेड़ क्या सकती? गीली मानसून को आपका बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी कि जब बारिश होती है वो वहां पर आपका ज्यादा जो है नहीं रह सकती है। कौन? भेड़। ये उसके बारे में आपको बताया। चलिए, हो गया। अब कह रहे हैं कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थर के अटे पड़े हैं। कह रहे केवल ऐसा नहीं, केवल एक ही जगह और जगह भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये सब चीजें हैं और ऐसी जगह भी और बहुत सारी चीजें अटी पड़ी हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनमें से
मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता है। और ऐसी जगह कौन रहते हैं आपका, ये जो आपके मवेशी हैं, यही आपका बेसिकली ऐसी जगह रहते हैं। यहाँ गोरेला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते हैं। क्या करते हैं, गोरेला जो आपके समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपका जो गाय भैंस है वो पालते हैं। जबकि कुरुमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरी पालते हैं और हाथ के बने आपके क्या करते हैं, कम्बलों को आपका बेचते हैं। जो हाथ के बने कम्बल है उनको बेचते हैं। ठीक है, ये लोग जंगलों में और छोटे छोटे खेतों में आसपास में रहते हैं और क्या करते हैं, वे अपने जानवरों की देखभाल करते हैं। क्या करते हैं, अपने जानवरों की देखभाल करते हैं। ठीक है, पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ चरवाहों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता। कह रहे कि जिस तरह से पहाड़ में जो आपके चरवाहे होते हैं वो सर्दी गर्मी के हिसाब से पहाड़ में आते और जाते हैं ना, कह रहे यहाँ ऐसे नहीं होता, ये इस तरह से तय नहीं होता। यहाँ बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से तय होता है। बरसात में कहाँ जाना है और सूखा मौसम है तब कहाँ जाना है। ठीक है, सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ जाते हैं, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चले आते हैं। मानसून के दिनों में आपके तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालत पैदा होते हैं वे सिर्फ विपरीत भैंसों को ही रास आ सकते हैं। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखी पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी होता है। अब जहां पर आपका बारिश वगैरह होगा, जहां पर मानसून आएगा, वहां पर और लोग तो नहीं रह सकते। हाँ, जो सिर्फ भैंस है, भैंस को ऐसा मौसम बड़ा पसंद आता है, वो केवल वो यहाँ रह सकते हैं। और लोगों को कहाँ ले जाना पड़ता है, जो आपके ड्राई आपके कैसे हैं पठारी क्षेत्र हैं उनको वहां पर ले जाना होता है और वहां पर वो उनको शिफ्ट करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि चारवाह को एक जगह जाना पहचाना नाम बाजरों का बंजारों का भी है। आप जानते हैं कि ये कौन होते हैं बंजारे। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कई इलाकों में रहते हैं। ये लोग दूर दूर तक जाते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले में गांव वालों को खेत में जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते हैं और वे यहाँ भी जाते अपने जानवरों को अच्छे चारगाहों की खोज में रहते हैं। ये भी क्या है, ये बेसिकली आपका यूपी, आपका मध्य प्रदेश, पंजाब और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं उनमें निवास करते हैं बंजारे। ये हाथ से बनी चीजों को आपकी कुल्हाड़ी, लकड़ी वगैरह ये कुछ बनी चीजों को आपका बेचते हैं। और इनका भी कोशिश क्या रहती है, ये हमेशा कभी 2-4 महीने किसी स्थान पर, 4-6 महीने किसी स्थान पर, इस तरीके से रहते हैं और अपना गुजर बसर जो है ये आपस में जो है इनकी ये अपना करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में राई का समुदाय रहता है। कौन रहता है, राई का। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था और होती भी थी तो बहुत कम मात्रा में, इसलिए खेतों की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती है। बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती है। इसके चलते राय का खेतों के साथ साथ चरवाहा का भी काम करते हैं। बरसातों में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते हैं, क्योंकि इन दौरान वे वहीं चारा मिल जाता है और अक्टूबर आते आते चारागाह सूखने लगते हैं। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल पड़ते हैं। तो जो बेसिकली आपके रायका है कि क्यों करते हैं आपका चारागाहों की तलाश, क्योंकि इनके यहाँ जो मौसम है वो ठीक नहीं है, प्रॉपर खाद्यान्न नहीं है जिन तरह से अपने जानवरों को खिला सके, इसलिए उन्हें आपका शिफ्टिंग जो है बेसिकली उनको करनी पड़ती है और अगली बरसात में ही वे वापस लौटते हैं। और रायका का एक तबका ऊंट पालता है
जबकि कुछ भेड़ बकरी पालते हैं। क्या करता है कि आपका ऊंट पालता है, जबकि कुछ आपका जो भेड़ और बकरियां हैं वो आपका पालते हैं। कौन? राय का समुदाय। तो क्वेश्चन बन जाए राय का कहाँ रहते हैं, तो राजस्थान। और अगर जिले विशेष की बात करूं तो जैसलमेर के निकट जैसे ये ज्यादातर मिलते हैं। ये देखिए, ये दिखाया गया है, इस तरह से रहते हैं राय का। इमेज आपके सामने है, देखिए। देख लिया? अब देखिए, ये इमेज देख रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में मेला लगा हुआ है ऊंटों का, बलोत्रा में। देखिए ये कहाँ लगा है, बलोत्रा में ऊंटों का मेला। देखिए इस तरह से लोग बाग आते हैं अपने ऊंटों को लेकर, और दूर दूर तक ये मेला फैला हुआ है। और जैसलमेर में भी लगता है, पुष्कर में भी एक मेला लगता है, बेसिकली बड़ा मेला है वो, क्लियर है, और बड़ा देखने लायक होता है। क्लियर है? कितने दिनों तक रह सकते हैं और उन्हें पानी और चारागाह मिल सकता है। तो मेल है कि उनको जो चारागाह चाहिए वो कब तक मिल रहा है, और जो पानी है वो कब तक मिल रहा है। उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना सही चुनना पड़ता है, बल्कि यह भी देखना पड़ता है कि उन्हें इन इलाकों में गुजरने की छूट मिल ही पाएगी, इन इलाकों में से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्तों में पड़ने वाले गांव और किसानों को भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, ताकि वे जानवर किसानों को खेतों में चर सके और उनकी उपज बनाते हैं। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के दाम में खेती, व्यापार, चारवाओं के सारे काम करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं कि उपनिवेशी शासकों के दौरान, यानी कि अंग्रेजों के जमाने में, चारवाओं की आजीविका किस तरह से बदल गई थी। अब देखिए, कुछ इस तरह से ये लोग बैठते हैं राजस्थान में, और एक पगड़ी का जो विशेष चलन है वो धूप की वजह से है। मारू रायका के वंश वाले बताते हैं, इस तरह से ये लोग वहां रहते हैं और अपना बैठते हैं और गुजर बसर, मतलब बेसिकली एक कल्चरल समुदाय है, लोग आपस में उठते बैठते हैं। ये आपको पूरा इनमें अच्छे से आपको इनका दिखाई देगा। देखिए किस तरह से है, देख लिया? दूसरा देखिए, ये जानवरों को किस तरह से आपका चरा रहे हैं, और चारवाह की तलाश में कैसे ये आपका दूर दूर तक निकल जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कल हम इसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे, औपनिवेशिक शासन और आपका चरवाहों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। पहले हमने वनों के विषय में देखा था, फिर जो है हम आपका कल को हम इनके जो है उपनिवेश के बारे में, जो हमारे चरवाहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक रिवीजन करते रहिए, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। कोई किसी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।